हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 22 ऐसे टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में जिसका इस्तेमाल अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में होता है और जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम लोग एक एक करके सारे फंक्शंस को जानें, सबसे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है। देखिए, एमएस एक्सेल में जो टेक्स्ट फंक्शन है उसका इस्तेमाल हम लोग टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, या आप कह लो कि स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं। और टेक्स्ट जब भी लिखाता है, स्ट्रिंग जब भी लिखाता है तो डबल कोटेशन के अंदर लिखाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना तो डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना। अब देखो, यहां पे सबसे पहला फंक्शन है आपके पास लेन। लेन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर वो टेक्स्ट लिखना है, या आप कह लो स्ट्रिंग लिखना है। ये उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के टेक्स्ट को बताएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लेन फंक्शन के बारे में। यहाँ देखिए, मैंने ऑलरेडी एक्सेल खोल के रखा है। मुझे पता करना है कि आप ये बताओ कि लेन ऑफ साइबरटेक कैंपस, ठीक है, ये क्या होगा। तो अब आपको अगर आप मैनुअली कैरेक्टर गिनो तो 1 2 3 ऐसे आपको गिनना होगा, लेकिन यहाँ आप लेन लिख के और ऐसे डबल कोटेशन में साइबरटेक कैंपस लिख के डबल कोटेशन बंद करते हो, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटर प्रेस करते हो तो आप पाओगे कि देखो इसने लेंथ बता दिया। अभी आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो मैंने यहाँ लिखा एमएस एक्सेल, ठीक है, या मैंने स्पेस 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 एमएस एक्सेल लिख दिया है, या मैंने स्पेस 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 एमएस एक्सेल और फिर बाद में भी स्पेस दे दिया, या मैंने शुरू में भी स्पेस दिया और बाद में भी। आप समझना इस बात को, देखो मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने शुरू में भी स्पेस दिया, फिर एमएस लिखा, फिर बाद में भी मल्टीपल स्पेस दिया और तब एक्सेल लिखा, और उसके बाद भी मैंने स्पेस दिया। अब देखो, यहाँ पे जब मैंने लेन ऑफ साइबरटेक कैंपस निकाला था तो इसने 15 बताया था, लेकिन अगर आप लेन ऑफ और सपोज मैंने पहले स्पेस दे दिया और आप साइबरटेक कैंपस सिर्फ पहले ही स्पेस दिया है तो ये स्पेस को भी कैलकुलेट कर लेगा। अगर मैं लिखता हूँ इक्वल्स लेन और सपोज मैंने शुरू में भी स्पेस दे दिया और साइबरटेक के बाद फिर स्पेस दे दिया बहुत सारा और उसके बाद कैंपस लिखा और ब्रैकेट बंद, तो देखो ये बीच वाले स्पेस को भी इसने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अगर मैंने शुरू में भी स्पेस दिया है, साइबरटेक लिखने के बाद भी स्पेस दिया है और कैंपस लिखने के बाद भी स्पेस दिया है, तो ये सारे स्पेस को कैलकुलेट कर देगा। इसी ढंग से अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे इक्वल्स लेन अगर A1 लिखता हूँ इंटर, तो देखो एमएस एक्सेल का लेंथ 8 है। या अगर मैं इक्वल्स लेन A2 देता हूं, मैंने सेल एड्रेस यहां पे दिया, तो उस पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू है ना उसका लेंथ ये बता रहा है। अगर स्पेस है तो स्पेस को भी ये काउंट कर रहा है। अभी देखो इसी ढंग से A3 या A4 के ऊपर भी मैं काउंट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस ढंग से ये इस्तेमाल हो गया लेन फंक्शन का। सीधी सी बात है कि ये जो है लेंथ को कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देता है उस पर्टिकुलर लेंथ को। यहाँ अगर स्पेस इंक्लूड होता है टेक्स्ट में, चाहे पहले हो, बीच में हो या बाद में हो, तो ये उन स्पेसेस को भी काउंट कर लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन के ऊपर जो है लेफ्ट। देखो लेफ्ट का जहां तक जो सिंटैक्स की बात है, तो लेफ्ट में आपको वो पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखना है जिसके लेफ्ट से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाना है। उसके बाद कॉमा देके आपको एक n वैल्यू देना है, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको उठाना है। जैसे देखो, इसे मैं अभी हटा देता हूं। एक बेसिक एग्जांपल है, मैं लिखता हूं इक्वल्स लेफ्ट और सपोज मैंने एक्सेल के लेफ्ट से मुझे 3 कैरेक्टर उठाना है, तो मैंने डबल कोटेशन में एक्सेल लिखा, कॉमा दिया 3, तो एक्सेल के लेफ्ट हैंड साइड से मतलब ई से 1 2 3 EXC ये उठा के देखो दे दिया। आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई आप लेफ्ट से उठाओ, किसके लेफ्ट से, तो A1 के लेफ्ट से 5 कैरेक्टर,
देखो ms स्पेस ex, 2 4 और एक स्पेस 5 इसने दे दिया। आप अगर लिखते हो कि भाई आप लेफ्ट से उठाओ, A2 के लेफ्ट से उठाओ मान लो 6 कैरेक्टर, सिंपल है। अब 6 कैरेक्टर में ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है, हो सकता है स्पेस ही हो, तो मैं इसे बढ़ा के आप लोगों को दिखाता हूँ, 9 कर देता हूँ। देखो ms आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि लेफ्ट जो फंक्शन है, जो टेक्स्ट फंक्शन है, ये दिए गए टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से दिए गए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को उठाता है। अगर मैंने एक्सेल के लेफ्ट से 2 कैरेक्टर उठाया तो ये क्या देगा, ex देगा। ठीक है, यहां पे स्पेस होता है तो वो स्पेस को भी उठा लेता है। चलो अब तीसरा फंक्शन अपने पास है राइट फंक्शन। लेफ्ट की तरह राइट का भी सिंटैक्स है। यहां भी आपको पहला पैरामीटर टेक्स्ट देना है डबल कोटेशन के अंदर, अगर आप वैल्यू डायरेक्टली दे रहे हो तो, या फिर आपको सेल का एड्रेस देना है, और जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाना है 2 3 4 5 वो आपको यहाँ पे दे देना है। ये राइट हैंड साइड से उठा देगा। जैसे देखो अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स राइट, ठीक है, आप ऐसा करो कि मुंबई के राइट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर उठाओ। तो राइट हैंड साइड से मतलब कि आई से 1 2 3 IAB, लेकिन डिस्प्ले क्या होगा, BAI। देखो यहां पे डिस्प्ले BAI हो रहा है। ठीक है, आप यहां पे अगर चाहो तो इक्वल्स राइट, आप A1 के राइट हैंड साइड से मान लो आपने 3 कैरेक्टर उठाया, तो A1 में MS एक्सेल लिखा हुआ है राइट हैंड साइड से, मतलब L साइड से, तो 1 2 3 LEC मतलब CEL आएगा, है ना। तो आप ऐसे राइट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। अब देखो ये चौथा फंक्शन है अपने पास मिड। मिड फंक्शन में आपको कहां से उठाना है और कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाना है, ये आप 2 चीज यहां मेंटेन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो। मतलब यहां पे 3 पैरामीटर होता है, किस टेक्स्ट से उठाना है, कहां से उठाना है और कितना उठाना है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं इक्वल्स मिड, भाई आप ऐसा करो ना, MS एक्सेल इज इजी, ये मैंने लिखा, इसके मान लो तीसरे पोजीशन से आप 5 कैरेक्टर उठाओ। अब देखो तीसरा पोजीशन कौन सा है, MS स्पेस, तो तीसरे पोजीशन से 5 कैरेक्टर स्पेस के साथ EXCE, देखो यार इसने दे दिया, क्योंकि मैंने यहां पे पोजीशन क्या दिया, 3, और तीसरा पोजीशन स्पेस है, तो स्पेस को भी ये काउंट कर रहा है। अगर मैं चौथे पोजीशन से उठाऊं तो देखो ये पूरा एक्सेल दे रहा है। यहां पे अगर आप मान लो ऐसे लिखते हो, देखो यहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप कम नहीं कर सकते हो, आपको तीनों आर्गुमेंट देना होगा। तीनों आर्गुमेंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ MS एक्सेल इज इजी में आपने चौथे पोजीशन से 10 कैरेक्टर उठाया तो इसने क्या दे दिया, एक्सेल इज E। आप ऐसे ही लिख सकते हो कि भाई आप मिड फंक्शन का यूज करो, A2 में जो कुछ भी लिखा हुआ वो आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, उसके तीसरे पोजीशन से 5 कैरेक्टर उठाओ। अभी फिलहाल जो भी लिखा हुआ है उसके मुताबिक इसने M दे दिया। ठीक है, तो अब देखो ना, इसको आप डिकोड करो, ये A2 के तीसरे पोजीशन से 5 कैरेक्टर उठा रहा है, इसका मतलब है शुरू में इसको स्पेस मिल रहा होगा, उसको भी ये काउंट कर ही रहा है ना, वो भी उठा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये M के पहले यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि मिड फंक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर्स को कहीं से भी। अब जैसे देखो मिड फंक्शन का इस्तेमाल आप लेफ्ट की तरह भी कर सकते हो। अगर आप लिखते हो कि भाई मुंबई एक टेक्स्ट है, इसके पहले पोजीशन से 3 कैरेक्टर उठाओ, तो देखो MUM उठाया। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे ना कि इक्वल्स लेफ्ट मुंबई 3 कैरेक्टर, ये भी आप काम कर सकते थे। इसका मतलब है कि लेफ्ट फंक्शन का जो इस्तेमाल है आप मिड फंक्शन से भी वही काम कर सकते हो। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप चाहोगे ना तो मिड फंक्शन का इस्तेमाल राइट के तरह भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं बता ही देता हूं, जैसे देखो मिड, ठीक है, मुंबई लिखा हुआ है। अब आपको उठाना कहां से है, तो M से उठाना है, तो M से उठाना है तो 3 कॉमा। अब ध्यान दो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना उठाना है, तो आप यहां अगर आप ऐसा दे देते हो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको 4 उठाना है, तो MBAI देखो
यही काम आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि राइट से उठाओ, मुंबई के राइट से उठाओ कितना कैरेक्टर, तो 4। तो देखो सेम लॉजिक आता, सेम चीज आ जाता है। लेकिन इसको हम लोग डायनेमिक बनाना भी आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। चलो, अपने पास अगला फंक्शन है, एक्चुअली 2 फंक्शन है, एक है कनकेट और एक है कनकटनेट। मैंने इससे पहले ऑपरेटर वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे आपने लिखा साइबोटेक, है ना, और उसके बाद आप यहाँ पे कनकटनेशन ऑपरेटर देते हो और उसके बाद आप लिख देते हो कैंपस, तो जैसे ही इंटर प्रेस करते हो ना तो देखो दोनों कनकटनेट हो जाता है। यही काम आप चाहो तो कनकेट फंक्शन से भी कर सकते हो या कनकटनेट फंक्शन से भी कर सकते हो। यहां पे आप लिखोगे साइबोटेक और कॉमा देके कैंपस, तो देखो वही काम हो रहा है जो कनकटनेशन ऑपरेटर से हो रहा था। यहां पे अगर आप चाहो तो ध्यान दो, अगर बीच में आपको स्पेस देना है तो एक डबल कोटेशन में आप स्पेस दे दो और फिर कॉमा दे दो। यहां पे मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप दे सकते हो। देखो साइबोटेक स्पेस कैंपस आ रहा है। अब आप चाहो तो बाद में भी आप कॉमा देके एक स्पेस दे दो, फिर कॉमा देके आप नवादा दे दो, ये तो आपकी मर्जी है। देखो साइबोटेक कैंपस नवादा आ रहा है ना, सिंपल, बहुत सिंपल सा फंक्शन है ये, ठीक है। चलो बढ़ता, अच्छा आप अगर चाहो तो मान लो कि 2 सेल है, मान लो A6 में आपने लिखा है साइबोटेक और A7 में आपने लिखा है कैंपस। आप चाहते हो कि इन दोनों को मैं कनकटनेट कर लूं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इक्वल्स कनकटनेट ब्रैकेट ओपन, भाई A के 6 में जो भी वैल्यू है उसको कनकटनेट कर लो A के 7 के साथ। देखो यहाँ साइबोटेक कैंपस आ रहा है। अगर आप चाहो तो बीच में यहाँ पे एक स्पेस अगर दे दो कॉमा के बाद, तो देखो साइबोटेक और कैंपस के बीच एक स्पेस भी कनकटनेट हो गया है। तो ऐसे आप सेल के साथ भी यूज कर सकते हो। अपने पास अगला फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। इसके बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया था। देखो यहाँ पे आपको एक वैल्यू देना है और वैल्यू देने के बाद किस फॉर्मेट में आपको उसको यूज करना है, डिस्प्ले करना है, वो आपको दे देना है। जैसे अगर मैंने लिखा कि भाई आप जो है 1 2 3 4.5 6 7 है, इसमें आप कैसे डिस्प्ले करो, तो पहले आप डॉलर लगा दो। उसके बाद देखो ये हैश जो है नंबर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे कॉमा दे दो पहले डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 7 आ रहा है, राउंडिंग भी हो गया। हालांकि यहाँ देखो 5 6 7 था, यहाँ पे राउंडिंग के साथ ये डिस्प्ले कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे सपोज हैज के जगह मैं 0 दे दूं, देखो ये भी चीज समझना, तो भी देखो सेम रिजल्ट आ रहा है ना। तो हैज और 0 ये दोनों आप न्यूमेरिक के लिए यूज कर सकते हो। ये फंक्शन मैंने इससे पहले ही बताया था। अब देखो अपने पास एक फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है ना कि किसी भी टेक्स्ट से एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है। जैसे मान लो अगर मैंने ट्रिम लिखा और साइबोटेक कैंपस ही दे दिया, यहां कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो यहां पे स्पेस हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर सपोज आपने शुरू में कुछ स्पेस दे दिया और उसके बाद आपने लिखा साइबोटेक स्पेस कैंपस, देखो आपने सिर्फ शुरू में ही स्पेस दिया है, तो ये क्या करेगा, ये जो शुरू में साइबोटेक के सी के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेसेस है ना, ये क्या करेगा, उसको हटा देगा। देखो ये हटा दिया, डिस्प्ले में लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रिम यूज करते हो और मान लो कि लेफ्ट में भी आप स्पेस देते हो और उसके बाद साइबोटेक लिखते हो और फिर बीच में ही बहुत सारा स्पेस दे देते हो, लेकिन कैंपस केस के बाद आप स्पेस नहीं देते हो, तो देखो इसने बीच वाले स्पेस को भी हटा दिया है। अगर आप यहाँ पे ट्रिम यूज करते हो और मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपने स्पेस दे दिया, फिर आपने साइबोटेक लिखा, मल्टीपल स्पेसेस दिया, उसके बाद कैंपस लिखा, फिर मल्टीपल स्पेसेस दे दिया, डबल कोटेशन बंद, देखो यहाँ पे। अब इसको अगर हम लोग चाहे ना तो देखो लेन फंक्शन भी यहां यूज कर सकते हैं। ये ट्रिम करने के बाद लेंथ निकालेगा, देखो सबका 15 आ रहा है। क्यों भाई, क्योंकि लेन को जो वैल्यू मिल रहा है वो आफ्टर रिमूविंग स्पेस मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारा स्पेस हो, बीच में बहुत सारा स्पेस हो, या राइट हैंड साइड बहुत सारा स्पेस हो, ये क्या करके दे रहा है,
ये सारे स्पेस को हटा के दे रहा है। जैसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आपको लेंथ निकालना है ट्रिम ऑफ A1, तो A1 में जो भी वैल्यू है, अगर इसमें कहीं भी स्पेस होगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बिगिनिंग में, बीच में, या राइट हैंड साइड मतलब एंड में, ये स्पेस हटा ही देगा। ठीक है, आप यहां पे, मैं यहां देखो इसी को यूज कर लेता हूं A2 के साथ, देख लो 8 स्पेस आ रहा है। देखो यहां मैंने A3 के साथ यूज किया, देखो 8 ही स्पेस आ रहा है, और मैंने यहाँ पे A4 के साथ यूज किया, देख लो 8 ही स्पेस आ रहा है। मतलब ये स्पेस हटा रहा होगा तभी तो लेंथ 8 आ रहा है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल वे में अगर ऐसे ही लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ A1, तो देखो यहाँ तो 8 आ रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर देखो 14 आ रहा है A2 के केस में, A3 के केस में जो है आपका 20 आ रहा है, 27 आ रहा है आपका A4 के केस में। यहां पे मैंने ट्रिम फंक्शन नहीं यूज किया, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रिम फंक्शन इसमें इन सारे फार्मूलाज में यूज किया है, तो इसने क्या किया है, स्पेस को हटा दिया है। तो फाइनली ये समझ में आता है कि ट्रिम फंक्शन जो है वो किसी भी टेक्स्ट से एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है। ट्रिम एक तरह का क्या है भाई, क्लीनिंग फंक्शन है, डेटा क्लीनिंग फंक्शन इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई ऐसा भी पूछे ना कि भाई डेटा क्लीनिंग का काम आपको आता है, तो हाँ आप बोल सकते हो, ट्रिम फंक्शन आप यूज करना आपको। अगला फंक्शन अपने पास है अपर। देखो अपर फंक्शन जो है वो दिए गए टेक्स्ट को अपर केस में, मतलब कि अपर अल्फाबेट में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने लिखा साइबोटेक, ठीक, अब देखो यहां मैंने C कैपिटल लिखा है, बाकी सारा स्मॉल है, लेकिन जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो आपका साइबोटेक कैपिटल हो गया। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, इक्वल्स अपर, और मान लो आपने A1 दे दिया, तो A1 में MS एक्सेल लिखा हुआ है, इसने देखो MS एक्सेल को क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। या आप अपर A2 लिख दो, देख लो स्पेस, तो स्पेस का तो कोई अपर लोअर होता नहीं है ना। तो सिंपल सा लॉजिक था। अपर केस, अपर फंक्शन क्या करता है, दिए गए टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर लेता है। सिमिलरली आपके पास एक फंक्शन है लोअर। अगर आप लिखते हो, यहां पे ध्यान देना, अगर आप लिखते हो लोअर और मान लो आपने लिखा साइबोटेक, तो यहां C कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। हो सकता है कि बीच में भी आप कहीं पे कैपिटल लिख दो, ये आपकी मर्जी है ना भाई। तो ये क्या करेगा कि दिए गए टेक्स्ट में जो भी कैरेक्टर है, CYBOTECH, कुछ भी, सबको ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। देख लो लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। आप यहाँ पे अगर लोअर यूज करते हो, LOWER लोअर, है ना, और सेल का एड्रेस यूज कर ले तो A1, ठीक है। देखो MS एक्सेल को भी इसने क्या किया, लोअर में कन्वर्ट कर लिया। इसी ढंग से अगर आप लोअर में A2 को यूज करते हो तो देख लो, ठीक है। तो लोअर फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है दिए गए टेक्स्ट को लोअर केस में। चलो बढ़ते हैं अपने 10वें फंक्शन के ऊपर, जो है प्रोपर। प्रोपर फंक्शन क्या करता है भाई, ये कैपिटलाइज करता है हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में और बाकियों को स्मॉल में। ये समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा इक्वल्स प्रोपर, लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे लिख देते हैं, मान लो सिर्फ साइबोटेक लिख दिया, पता नहीं चलता। यहाँ पे क्या होगा ना कि C तो कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ कैपिटल दे भी दिया है, तो बाकी सब स्मॉल भी तो होना है ना। तो देखो C कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गया। लेकिन एक वर्ड के साथ आप यूज मत करो। मान लो आपने लिखा इक्वल्स प्रोपर और आपने लिखा MS एक्सेल इज इजी। अब देखो MS में M कैपिटल होगा, S स्मॉल हो जाएगा, एक्सेल का E कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा, इज का I कैपिटल होगा, बाकी ऐसी ना बचेगा, वो स्मॉल हो जाएगा। इजी का E कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा। देख लो MS एक्सेल इज इजी। आप यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई इक्वल्स प्रोपर A1, तो देखो MS एक्सेल कैसे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये प्रोपर का काम है, ठीक है। 11th फंक्शन है रिप्लेस। ये देखो किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, बहुत ध्यान से इसको समझना, पहले सिंटैक्स समझो। सबसे पहले रिप्लेस फंक्शन जब आप ब्रैकेट खोलते हो तो आपसे ओल्ड टेक्स्ट मांग रहा है। मान लो मैंने लिखा यहां पे देयर इज अ बुक, ठीक है। अब मुझे इज को वाज करना है,
तो देखो इज का पोजीशन, इज में आई का पोजीशन क्या है भाई, गिनो। टी पहला पोजीशन है, 2 3 4 5, स्पेस छठा पोजीशन पे है, तो आई का पोजीशन है 7वां, है ना, गिन के पता चलिए। 7वें पोजीशन से 2 कैरेक्टर को रिप्लेस करो, तो 7वां पोजीशन आई का है, वहां से 2 कैरेक्टर मतलब आई और एस, और उसके जगह पर क्या ले आओ भाई, तो उसके जगह पर वाज ले आओ। डबल कोटेशन में वाज लिखा आपने, उसके बाद ब्रैकेट को कर दिया बंद। अब जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो देयर इज अ बुक के जगह देयर वाज अ बुक आ जाएगा। देख लो, आप ऐसे ही लिख सकते हो कि इक्वल्स, भाई रिप्लेस करो A1 में जो भी टेक्स्ट है उसके पहले पोजीशन से 2 कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, एम और एस को, और उसके जगह पे आपको लगा देना है क्या, रिप्लेस क्या कर देना है, माइक्रोसॉफ्ट। तो जो वहां पे टेक्स्ट MS एक्सेल है ना, वो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। देख लो, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो रिप्लेस फंक्शन को रिप्लेसमेंट के लिए। अब देखो अगला फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। ये क्या करता है ना, जो भी टेक्स्ट आप देते हो इसको, उसमें जो ओल्ड टेक्स्ट है उसको न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस करता है, लेकिन दिया गया ओल्ड टेक्स्ट जहां जहां भी है, जैसे देखो इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आसान फंक्शन है एक्चुअली। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा सब्स्टिट्यूट, और यहां पे मैंने लिखा मान लो MS एक्सेल इज इजी, कॉमा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज टफ, ऐसा कुछ भी हम लिखते चले जा रहे हैं, कॉमा एक्सेल इज टफ। चलो, ये मेरे पास अलग अलग, देखो यहां पे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है इसमें कि एक्सेल बहुत बड़ा आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जहां जहां भी एक्सेल है आप उसको क्या कर दो, मान लो आप उसको वर्ड से रिप्लेस कर दो। ये देखो, बस ऐसे ही लिख के इंटर प्रेस कर देना है, तो देख लो जहां जहां भी एक्सेल था वो सारा क्या आपका हो गया, वर्ड हो गया। यहां पे मैंने 3 ही पैरामीटर दिया है। पहला पैरामीटर में मैंने होल टेक्स्ट को पास किया है, अब दूसरे पैरामीटर में मैंने उस टेक्स्ट को दिया है जिसको रिप्लेस करना है, जो फिलहाल एक्सेल है, और ये यहां मौजूद भी होना चाहिए टेक्स्ट में, है ना। और यहां तीसरा पैरामीटर मैंने कहा है कि भाई जो एक्सेल है ना उसके सारे अकरेंसेस को, चाहे वो जहां भी मिले, यहां मिले या फिर यहां मिले या फिर यहां मिले, जहां भी मिले, और अगर लंबा टेक्स्ट होगा तो और जगहों पर मिलेगा, सबको रिप्लेस कर दो किससे, वर्ड से। अब देखो यहां पे एक चौथा चीज है, इंस्टांस नम। मान लो यहां मैंने लिखा 2, तो दूसरा एक्सेल वर्ड से रिप्लेस हो गया। ध्यान दो, वैसे क्या हो रहा था, जब मैं यहां कुछ भी नहीं लिख रहा था तो सारा का सारा ओल्ड टेक्स्ट मतलब कि एक्सेल वर्ड से रिप्लेस हो जा रहा था, लेकिन अगर आप यहां पे कॉमा 2 देते हो तो दूसरा पोजीशन, दूसरा वाला जो एक्सेल है ना, वही वर्ड से रिप्लेस हो रहा है। अगर आप यहां पे 2 की जगह 3 दे देते हो तो देखो तीसरा वाला एक्सेल वर्ड से रिप्लेस हो रहा है। अगर आप यहां पे पहला दे देते हो तो देखो पहला वाला एक्सेल वर्ड से रिप्लेस हो रहा है, देख लो, है ना। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं देते हो, ब्रैकेट बंद कर देते हो, तो सारा का सारा जो ओल्ड टेक्स्ट है ना वो न्यू से रिप्लेस हो जाता है। तो ये थोड़ा फायदा हो जाता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अब देखो आपके पास एक फंक्शन है सर्च, आपको सर्च करना है। मान लो यहां पे ध्यान देना, इक्वल्स ARCH सर्च, मैंने यहां लिखा देयर इज अ book, the book is यूजफुल, ऐसा, या नॉलेजेबल, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। अब यहां पे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है, मुझे यहां फाइंड क्या करना है। देखो अभी क्या है ना कि मैंने फाइंड व्हाट, देखो सबसे पहले आप पैरामीटर समझो, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है ये बताना है। तो मुझे ढूंढना है बुक। अब यहां मैंने बुक कैसे लिखा है, तो मैंने बुक लिखा है स्मॉल में, और यहां विद इन टेक्स्ट में मैंने लिखा
देयर इज अ बुक and the book is very useful for those students who love ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पे तो 3 बुक है, एक कैपिटल में है, एक जो है बी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, एक में मतलब अलग अलग अल्टरनेटिव है। लेकिन सर्च के साथ क्या बेनिफिट है ना, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसने बता दिया कि जो बुक मिला पहली दफा उसका पोजीशन देखो, ये बी है, आप गिन लो, इसका पोजीशन 12वां आएगा। T1 है ना, गिनो 1 2 3 4 5 स्पेस का 6 7 8 स्पेस का 9 ए का 10 11 12। सिंपल है। आपको ये अभी पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अभी देखो मैं यहीं पे इसको ऐसे लिखता हूं, आप कैपिटल बुक भी ढूंढते ना, या आप ऐसे मिक्स्ड केस में भी ढूंढ लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये तो ढूंढ के दे ही देता, ठीक। लेकिन अब ध्यान देना, यहां पे एक थर्ड पैरामीटर है स्टार्ट नंबरिंग। मतलब ये कह रहा है ना कि ढूंढना मैं कहां से शुरू करूं। बाय डिफॉल्ट ढूंढना ये बिल्कुल शुरू से शुरू करता है, तो आप ढूंढना शुरू कर दो आफ्टर 12, मतलब 13 पोजीशन से। तो ये सेकंड वाले बुक को ढूंढेगा और उसके बाद देखो उसके पोजीशन को देगा। सेकंड वाला बुक निश्चित रूप से 26वें पोजीशन पर होगा। आप गिन लोगे इसको तो पता चलेगा कि ये 26वां पोजीशन पर। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखो आपके पास फाइंड फंक्शन भी है, फाइंड फंक्शन भी ढूंढता ही है, लेकिन देखो क्या इसके साथ डिमेरिट है। अगर मैं यहां पे फाइंड यूज करता हूं, मैंने यहां क्या लिखा है भाई, आप स्मॉल वाले बुक को ढूंढो। अब ये स्मॉल बुक को ही ढूंढेगा, स्मॉल बुक कहीं नहीं मिल रहा है, तो देख लो ये देगा हैज वैल्यू। क्यों इसने हैज वैल्यू दे दिया, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो स्मॉल बुक को और स्मॉल बुक कहीं भी नहीं है। देखो यहां पे कैपिटल बुक है, यहां पे तो बी कैपिटल बाकी स्मॉल है, और यहां पे बी ओ कैपिटल है और के स्मॉल है। इसको कहीं भी वैसा बुक नहीं मिला जिसमें चारों कैरेक्टर बी ओ और के ये चारों स्मॉल हो। तो इसने क्या कहा, हैज वैल्यू, एक एरर दे दिया। लेकिन वहीं अगर आप ध्यान देना, अगर आप फाइंड से यही देखो आप कैपिटल बुक ढूंढते हो जो कि मौजूद है यहां पे, देखो यहां मौजूद है, तो ये दे देगा आउटपुट कि हाँ भाई ये तो मिल गया 12वें पोजीशन पे। आप मान लो कि आप ऐसे ढूंढते हो बी ओ के, और ढूंढने का काम मान लो 13वें पोजीशन से करते हो, तो ठीक है ये दे देगा कि हाँ भाई। मतलब कहने का ये है, यहां पे भी फाइंड यूज कर लो ना, यहां पे मैंने सर्च ही यूज कर लिया, देख लो सेम आउटपुट आ रहा है, 73वें पोजीशन पे ये आपको मिल जा रहा है। अब सोचो कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। साफ पता चल रहा है कि सर्च फंक्शन जहां एक तरफ केस सेंसिटिव नहीं होता है, वहीं देखो फाइंड फंक्शन जो है ना काम तो सेम करता है सर्च की तरह, बस सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि ये केस सेंसिटिव होता है। अब देखो अपने पास एक फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन जो है ना वो कंबाइन करता है टेक्स्ट को मल्टीपल रेंजेस से विथ अ स्पेसिफाइड डेलिमीटर। अब रुको, यहां पे पहले हम लोग समझते हैं। अगर मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन यहां पे है भी, ये इस पर्टिकुलर वर्जन में नहीं है, चलो इसको आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को, ठीक है। एक देखो आपके पास फंक्शन है वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या करता है, आपने लिखा इक्वल वैल्यू और आपने डबल कोटेशन में मान लो डाल दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका न्यूमेरिक वर्जन दे देगा। देखो न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा राइट जस्टिफाई होता है, लेकिन आपको डालना यहां पे क्या है, नंबर ही है। अगर आप यहां पे मान लो दे देते हो ABCD, तो ये हैज वैल्यू एरर देगा। वैल्यू फंक्शन को अपने अंदर जो पैरामीटर चाहिए ना, कहने को तो टेक्स्ट ही चाहिए, यहां टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब है डबल कोटेशन में, लेकिन वो डबल कोटेशन के अंदर जो होना चाहिए वो डिजिट से ही का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां पे किया 1 2 3 4 5 6 डिजिट का इस्तेमाल किया। आप इससे कम या इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हो।
या आप यहाँ पॉइंट भी लगा दो अगर मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर अल्फाबेट्स का यूज करते हो वन टाइम या मोर देन वन टाइम्स, जैसे देखो ना, अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूं, ठीक है, मान लो मैंने एक बार लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 लिख दिया है, तो देख लो ये फिर भी हैज वैल्यू दे रहा है, क्योंकि कम से कम इसको एक अल्फाबेट तो मिल ना गया। तो इस फंक्शन को तभी यूज कीजिएगा जब डबल कोटेशन के अंदर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उसमें आप डिजिट्स लिख रहे हो, कोई नंबर लिख रहे हो, चाहे वो नंबर इंटीजर हो या रियल नंबर हो, ये उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अभी देखो यहाँ पे एक फंक्शन है कैर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। हम लोगों को पहले से ये बात पता है कि कीबोर्ड में जितना भी की होता है ना, सबका एक ASCII कोड होता है। अब मुझे पता करना, ध्यान दो, मुझे ASCII कोड से कैरेक्टर पता करना है, तो मैं लिखूंगा इक्वल कैर, और 65 कैपिटल ए का होता है, तो मैंने 65 लिख के इंटर प्रेस किया, देखो इसने कैपिटल ए दे दिया। यहां पे मैं बता देता हूं कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड का जो ASCII कोड होता है ना, वो 65 से 90 होता है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड का जो ASCII कोड होता है ना, वो 97 से 122 होता है। और 0 to 9 का जो ASCII कोड होता है वो 48 से 57 होता है। अभी देखो इस बिहाफ पर अगर आप यहाँ पे लिखते हो इक्वल्स कैर, और मान लो आपने 48 दिया, तो ये 0 दे देगा, है ना। अगर इसका बेनिफिट देखो क्या है, जैसे मान लो 122 आपने दिया, 100 मान लो 130 आपने दे दिया, आपको नहीं पता कौन सा कैरेक्टर है, कुछ तो निकल के आया, देखो कॉमा निकल के आया है ना। तो ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर कोड से कैरेक्टर निकाल सकते हो। देखो इसका एक ऐसे ही मैं इस्तेमाल आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पे आप लिख देते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको कहा जाता है कि ये जिसका भी ASCII कोड है उसका कैरेक्टर निकालो, तो आप इक्वल्स कैर A1 लिख के इंटर प्रेस करते हो, और देखो इसको नीचे इसे डबल क्लिक कर देते हो फिल हैंडल से। अब न जाने क्या क्या आ गया है। अब देखो यहाँ 30 31 32 33 34, अब जिसका देखो 35 36 37 38 39, कुछ तो आ रहा है ना, देखो कुछ का नहीं भी आ रहा है। 30 का देखो ब्लैंक आ रहा है, 31 का ब्लैंक आ रहा है, 32 का भी ब्लैंक आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट इससे ये तो पता चल रहा है कि देखो एक्सक्लामेटरी साइन का ASCII कोड 33 है, डबल कोटेशन का 34 है, हैज का 35 है, डॉलर का 36 है। तो ये फिर काम दे देगा आगे, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग ASCII कोड के हिसाब से कैर फंक्शन का यूज करके कैर निकाल सकते हैं। अब देखो उसी ढंग से आपके पास एक फंक्शन है कोड। आपको अगर कोड पता करना है कि भाई कैपिटल ए का क्या ASCII कोड है, यहां मैंने तो लिख दिया कैपिटल ए का 65 आपको, लेकिन फिर भी दिक्कत है कि नहीं भाई बताओ क्या है, तो आप लिखो इक्वल्स कोड कैपिटल ए, आप लिखो ना इक्वल्स कोड स्मॉल ए। या आपको पता करना है कि परसेंट का क्या ASCII कोड है, तो डबल कोटेशन में परसेंट डाल दो, ASCII कोड इसका 37 है। आपको पता करना है कि भाई ये क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या ASCII कोड है, डबल कोटेशन में क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दो, उसका ASCII कोड निकल गया। तो बहुत आसानी से आप ऐसे कैरेक्टर पे कोडिंग भी निकाल सकते हो। कोड यहाँ कोड का मतलब क्या है, ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखो आपके पास एक फंक्शन है एग्जैक्ट फंक्शन जो है ना, वो दो टेक्स्ट को आपस में कंपेयर करता है और ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। कब, अगर दोनों टेक्स्ट सही है, मतलब एग्जैक्ट है, इक्वल है, तो ये ट्रू दे देगा। जैसे देखो मैंने लिखा इक्वल्स एग्जैक्ट और मैंने यहां लिखा एक्सेल। अब देखो ये एक्सेल जो है ना, इसमें ई कैपिटल है, और दूसरा जो टेक्स्ट है इसमें मैंने एक्सेल दे दिया जहां पे ई स्मॉल है, तो दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है भाई, पहले वाला जो टेक्स्ट है एक्सेल उसमें ई कैपिटल है बाकी स्मॉल है, दूसरे वाले में सबका सब स्मॉल है। देखो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। लेकिन सपोज मैंने यहां पे दोनों को कैपिटल ई ही कर दिया है, देख लो ट्रू दे दिया इसने। यहां पे मैंने मान लो यहां सी कर दिया कैपिटल, लेकिन इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो देख लो फॉल्स दे रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इक्वल्स एग्जैक्ट, आप ये पता करके बताओ कि A1 में जो है, A1 सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ और A2 में जो लिखा हुआ है क्या दोनों सेम है? नहीं। देखो यहां पे स्पेस जुटा हुआ है ना बीच में, लेकिन अगर आप इसको MS Excel एग्जैक्टली वैसे ही लिख देते हो तो देखो ये ट्रू दे दिया।
है ना। तो इस ढंग से एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि दो वैल्यू बिल्कुल सेम है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि केस सेंसिटिव होता है एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो अपने पास जो अगला फंक्शन है वो है रेप्लिकेट फंक्शन बोलते हैं। ये एक ही वैल्यू को रिपीट करने के लिए यूज होता है। जैसे देखो, अगर आप यहां लिखते हो इक्वल्स रेप्ट, ठीक है, आपको रिपीट करना है किसको, एस्ट्रिक को, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। अब देखो 10 टाइम्स आ गया, कितना आसान फंक्शन है ये। रिपीट करना है किसको, माइनस को, कितने टाइम्स, मान लो 40 टाइम्स, है ना। अच्छा, आप अगर ऐसा लिख देते हो कि मुझे रिपीट करना है A1 में जो भी लिखा हुआ है उसको कितने टाइम्स भाई, 5 टाइम्स। देख लो MS Excel 5 टाइम्स आ गया। सिंपल सा फंक्शन है, रिपीट करने के काम में आता है। अब देखो आपके पास 21वां फंक्शन है T। ये क्या करता है, टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है दिए गए सेल का या वैल्यू का। अब ये क्या है भाई, ध्यान देना। अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स T और यहां मैंने डाल दिया मान लो 1 2 3, कुछ भी नहीं आया ना। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा इक्वल T और यहां डबल कोटेशन में ABCD मैंने डाल दिया, तो देखो ये ABCD दे रहा है। अच्छा, अगर मैंने लिखा इक्वल T 3 4 5 में डालूंगा, देख लो काम तो कर रहा है, लेकिन देखो ब्लैंक दे रहा है। क्यों ब्लैंक दे रहा है, क्योंकि 3 4 5 जो वैल्यू है ना वो न्यूमेरिक है, उसका टेक्स्ट में पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देख लो इसी ढंग से अगर मैं पॉइंट में भी देता हूं ना तो देख लो ऐसा है, ब्लैंक ही आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं लिख देता हूं यहां पे सेक्टर 134A, ऐसा मैं लिख देता हूं, तो देखो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब T फंक्शन जो है वो एक्चुअली वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल T A1, हालांकि ये तो वैसे भी वही आता है, आप ऐसे ड्रैग कर लो ना, जहां A2 A3 सबके लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था T फंक्शन का इस्तेमाल जो वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के काम में आता है। कनकटनेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को ये आपस में कनकटनेट करता है। और टेक्स्ट ज्वाइन मैंने नहीं बताया है, जिसको मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। वैसे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन भी जो है या कनकेट फंक्शन भी है, सेम काम करता है। अगर कनकटनेट आपने समझ लिया है तो इसको समझना आसान होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आसानी से MS Excel के अंदर ये 22 जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फंक्शन होने जा रहा है 2025 के लिए, उसको आप लोग बहुत आसानी से यूज़ कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना ही चैनल है कोडिंग विद साइबरटेक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ताकि वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।